तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में कहते हैं बल का आवेग। तो इम्पल्स क्या है, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो ये है, सपोज कीजिए कि कोई फोर्स है एफ, ये किसी बॉडी में अगर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगता है। अब देखो, फोर्स लगने से क्या होता है। फोर्स लगने से दो चीज़ें हैं। फोर्स की कंसेप्ट ये है कि बॉडी के वो स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। अगर बॉडी के स्टेट चेंज हो जाती है तो सीधी सी बात है, उसका मोमेंटम जो पी होता है, लीनियर मोमेंटम, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो फोर्स की टेंडेंसी दो होती है, या तो वो स्टेट को चेंज करने की चेष्टा करती है तो उसमें मोमेंटम उसका चेंज हो जाता है, और कोशिश उसकी यही रहती है। तो अगर कोई फोर्स किसी बॉडी में बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगे तो फोर्स और उस टाइम इंटरवल के मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है उसका इम्पल्स। ठीक हो गया। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अब एफ बराबर हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ के सेकेंड लॉ न्यूटन्स में, डी पी अपॉन डी टी। तो ये कट गया, तो इम्पल्स बराबर आ गया डी पी। इम्पल्स जो है वो सिंपल रेट ऑफ नहीं, सिंपल चेंज इन मोमेंटम है, जबकि जो फोर्स होता था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था। तो इसको आप ऐसे समझो, इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉल आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को जब बॉल पकड़ते हैं तो पीछे की ओर ले जाते हैं। उसका कारण ही यही होता है कि जब आप हाथों को पीछे ले जाते हैं तो मोमेंटम, यानी कि आपके साथ उसका जो टाइम है डी टी, वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो ज़्यादा होने से क्या होता है, उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हो जाता है। और अगर आप उसको टाइट हाथ से बॉल को पकड़ेंगे, बॉल आई, आपके हाथ टाइट है, तो अक्सर ये होता है कि बॉल हाथ में टकरा के जंप मार जाती है। उसका कारण क्या होता है, टाइम इंटरवल डी टी छोटा होगा तो रिएक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो रिएक्टिव फोर्स को कम करने के लिए हम उसको ऐसे करते हैं। तो ये सब इम्पल्स की घटनाएं होंगी। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कहेंगे रेखीय सामूहिक संरक्षण का नियम, हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या है, इसको समझो। जो एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एफ क्या था, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना कि ये है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ही बॉडी में मोशन कराता है, इंटरनल फोर्स के थ्रू बॉडी में मोशन नहीं होता। तो एफ इज इक्वल टू है डी पी बाई डी टी। अब सपोज करो कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसके बाद क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी जीरो हो गया। तो इसकी मीनिंग है डी पी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, डी पी इक्वल टू जीरो को आप दो ढंग से समझ सकते हो। डी पी का अर्थ क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पी टू माइनस पी वन कर दो, या पी एफ माइनस पी आई। तो ये कितने के बराबर है, जीरो के बराबर। तो जीरो होगा तो क्या हो गया, पी एफ इज इक्वल टू पी आई। यानी कि अगर बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, इनिशियल और फाइनल बराबर होने का मतलब क्या है कि वो कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। और दूसरा ढंग ये है इसको कैलकुलस की तरह से सॉल्व करने का। डी पी जीरो है, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया सी, डी पी का पी बराबर सी, यानी कि पी कांस्टेंट हो गया। तो ये इसके दो तरीके हैं समझने के। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या आधारित होता है, आपका रॉकेट को जब हम छोड़ा जाता है तो वो घटना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित है। इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, वो तो आप लोग अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल पढ़ते थे ना, नाव है, नाव में से कोई आदमी पीछे को कूदा तो नाव कहाँ को जाएगी, आगे की ओर, क्योंकि रिएक्शन पीछे को है, एक्शन पीछे को है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। हम लोग जिस सड़क में चलते हैं, हमारे चलने में क्या होता है, हम अपने पैर को, अर्थ को पीछे की ओर दबाते हैं, तो उसकी रिएक्शन से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आधारित है। इसी तरह से
आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक बैलून है, आप एक बैलून में हवा भरी है और यहाँ से हवा को अगर सडनली अगर इसको पहले दबाएं फिर छोड़ दें तो बैलून, हवा पीछे को निकलती, बैलून कहाँ को जाता है, आगे की ओर। ठीक है, रॉकेट भी इसी तरह से काम करता है, फ्यूल जल के नीचे को निकलता है, रॉकेट ऊपर को चला जाता है। और इसी तरह से आपने प्रैक्टिकल लैब में बच्चों ने बनाई थी, आप लोगों ने बैलून कार बनाई थी। आपने एक कार ली थी और उस कार के ऊपर क्या किया था, बैलून बांध दिया था, उसमें एक पाइप के थ्रू आपने हवा भरी। फिर क्या हुआ, जब ये हवा निकलती है, हवा पीछे को निकली तो कार कहाँ को जाती है, आगे की ओर। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे तो बहुत सारे ये सब एक्शन रिएक्शन, ये देखो इसका मोमेंटम पीछे को गया तो वो आगे को चले गया। क्यों? क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अब समझने की बात भी है, ये बैलून है, इसमें सिर्फ एयर भरी है, अभी आपने अपनी ओर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बैलून को आपने छोड़ा तो इनिशियल जो फोर्स है वो, या फोर्स कहीं जीरो हो गया। इनिशियल फोर्स जीरो होने का मतलब, और ये चल भी नहीं रही है तो इनिशियल मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो। तो अब ये हवा पीछे को निकली तो बैलून कार कहाँ को गई, आगे की ओर। उसको कैसे समझेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया देखो, तो फाइनल मोमेंटम देखो ये रही एक्शन और ये रहा रिएक्शन। तो इस हवा ने पीछे की ओर एक्शन करा, उसकी रिएक्शन से ये आगे की ओर गया। या इसको मोमेंटम के थ्रू भी समझो, इसका मोमेंटम पीछे की ओर, इसका आगे की ओर इसलिए गया क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व होना है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो मोमेंटम क्या होना है, कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी जीरो। अब अगर हवा यहाँ से निकल रही है तो इसको आगे ही जाना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये दोनों का मोमेंटम बराबर रहे, फाइनल भी जीरो हो जाए। तो फाइनल जीरो होने के लिए ये अगर पीछे को निकलेगी तो कार कहाँ को जाएगी, आगे की ओर।